नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। बहस के नंबर 1 शो दाल ठोके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के मदरसों में देशभक्ति का पाठ पढ़ाने का फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने मदरसों की इस पहल को मंजूरी भी दे दी है, लेकिन सवाल यह है कि मदरसों में देशभक्ति का पाठ पढ़ाने की जरूरत पड़ी क्यों, और क्या देशभक्ति के पाठ से मदरसों की छवि बदल जाएगी। अक्सर ये आरोप लगते रहे हैं कि देश के करीब 80% मदरसे आधुनिक शिक्षा के खिलाफ है, वहां सिर्फ धार्मिक कट्टरता की शिक्षा दी जाती है। ऐसे में मध्य प्रदेश के मदरसों में देशभक्ति का पूरा कोर्स पढ़ाने की तैयारी हो रही है। साथ ही मदरसों में स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल कलाम आजाद, महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान के साथ कई हस्तियों की जीवनी भी बताई जाएगी। लेकिन जब हर मदरसा और इस्लाम का हर जानकार ये कहता है कि इस्लाम और देशभक्ति एक दूसरे के बिना पूरे ही नहीं होते, तो क्या मदरसों में देशभक्ति का पाठ पढ़ाए जाने की जरूरत पड़ती है और क्यों पड़ती है? और ये अच्छी पहल है तो इसका विरोध क्यों किया जाए? आज ताल ठोक के पूछेंगे कि मदरसों में देशभक्ति का पाठ क्या गुनाह है? मध्य प्रदेश के मदरसों ने जो पहल की है या शुरू की है इस नई चीज को, वो बाकी देश में क्या वाकई काम आएगी? और क्या देशभक्ति के पाठ से मदरसों की छवि, वो इमेज बदल जाएगी? और अगर बात सिर्फ देशभक्ति की है तो फिर इसमें पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश क्यों? ये वो तमाम बड़े सवाल जो आज खास मेहमानों से पूछे जाएंगे। सबसे पहले ये रिपोर्ट आपके सामने। वतन से मोहब्बत ईमान की निशानी है। इस्लामिक रिसर्च स्कॉलर्स ने जो हुब्बुल वतनी पे, वतन से मोहब्बत पे जो हमारे रिसर्च किए हैं, वो सारे उनके पूरे टॉपिक्स निकाल के शिक्षाविद तैयार कर रहे हैं। दूसरा, आज की एक ज़रूरत बन गई है इस समाज की। जो मदरसों में बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनके बारे में अभी तक एक आम धारणा ये थी कि उनको देश से या देश से मोहब्बत या वतन परस्ती से ऐसी कोई वास्ता नहीं है, तो मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड का जो पहल है वो बहुत ही सकारात्मक है और बहुत ही काबिल तारीफ़ है। पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मदरसों में सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम की तालीम दी जाती है, कुरान सिखाया जाता है, अमन व शांति की बात की जाती है और वतन से मोहब्बत कैसे होती है ये बताया जाता है। मदरसों के नाम पर कुछ लोग ऐसा करते हैं जैसे रहती दुनिया से होता आया है कि कुछ लोग टोपी दाढ़ी लगाकर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग, उसमें कोई भी हो सकता है। हम तो चाहते हैं कि चाहे मदरसा हो, चाहे स्कूल हो, चाहे मिशनरी से संबंधित शैक्षणिक संस्था हो, या हमारे कुछ सिख भाई उस संस्था को चला रहे हो, इन सभी संस्थाओं में राष्ट्र प्रेम न केवल सिखाया जाए बल्कि उसको ज़िंदगी में आत्मसात करने के लिए प्रेरित भी किया जाए। हम उसका स्वागत करेंगे, मगर यदि फर्जी चरित्र सामने लाकर यदि बच्चों की पीढ़ी को बिगाड़ने की कोशिश की गई तो उसका विरोध हम करेंगे। हर समाज अपनी तरक्की बहबूदी के लिए काम करते हैं। हमारे यहाँ भी धार्मिक लोग बहुत से हैं जो सब तरीके का शिक्षा देते हैं, खाली धार्मिक शिक्षा नहीं, अलग शिक्षा भी देते हैं, तो समाज की उन्नति के लिए हर तरीके के काम करते हैं। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, देशभक्ति पर देर से जागे देश के मदरसे। दूसरा सवाल, एमपी में देशभक्ति वाले मदरसे, बाकियों में कब? तीसरा सवाल, मध्य प्रदेश के मदरसों से सीखेगा देश। चौथा सवाल, देशभक्ति के पाठ से बदलेगी मदरसों की छवि। तो डॉक्टर संबित पात्रा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, केंद्रीय समिति में ओडिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जीतू पटवारी साहब कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मध्य प्रदेश के राऊ विधानसभा क्षेत्र से विधायक है, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव भी हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नाइश हसन साहिबा मुस्लिम महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं, मुस्लिम महिलाओं से जुड़े मुद्दे अक्सर उठाती रही हैं, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की फाउंडर हैं, मुसलमान औरतें पत्रिका की चीफ एडिटर हैं और अक्सर आप इनको टीवी डिबेट्स में देखते हैं।
आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नाइश। मौलाना अब्दुल रहमान आबिद साहब जो कि इस्लामिक स्कॉलर है, ऑल इंडिया रबीता काउंसिल के महासचिव है, दारुल उलूम देवबंद के ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के सलाहकार बोर्ड में सदस्य हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मौलाना सुहेब कासमी साहब जो कि अध्यक्ष है जमात हिंद, और हम कोशिश करेंगे सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, हम कोशिश करेंगे कि सैयद इमादुद्दीन साहब जो कि चेयरमैन है मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड के, जिन्होंने ये आइडिया सामने रखा है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक और नई चीज यहाँ ताल ठोके में हमने शुरू की, वो ये है कि जी न्यूज जो भी दर्शक देख रहे हैं और अगर उनके जहन में इस डिबेट के दरमियान कोई सवाल आता है तो उनका भी बहुत स्वागत है। हम चाहते हैं कि दर्शक सीधे मेहमानों से सवाल पूछ सके। अगर आप भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें #TTK सवाल पर अपने सवाल ट्वीट कीजिए, अपना नाम, अपना शहर का नाम आप जरूर लिखिए। पूरी कोशिश होगी कि डिबेट में आपके सवाल भी मेहमानों से पूछे जाएं। चलिए अब इस डिबेट को शुरू करते हैं। शुरुआत में 1.5 मिनट आप सभी को दिया जाएगा और मैं आपको बता देती हूं कि 1 घंटे के इस डिबेट में 2 बहुत अलग अलग पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि क्या मदरसों में देशभक्ति का पाठ नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, ये पहला पहलू है, साफ कर देती हूं। और दूसरा जो एंगल है, दूसरा पहलू है कि जब आप देशभक्ति की बात कर रहे हैं तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे पॉलिटिकल नेताओं का पाठ पढ़ाना जरूरी क्यों हो जाता है? क्या ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है? इसीलिए जब मैं आपसे मदरसे को लेकर सवाल पूछती हूं तो मुझे उसी से जुड़ा जवाब दीजिएगा। मोदी और शिवराज सिंह चौहान में से घुमाने की कोशिश ना कीजिएगा, उस पर बहस पक्का होगी। चलिए अब शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले कांग्रेस के जो हमारे मेहमान हैं उनके पास में जाती हूं। पटवारी साहब, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए या नहीं मदरसों में? 1.5 मिनट आपके। पहले तो ये सवाल ही मैं समझता हूं कि बुनियादी तौर पे इसको सही नहीं कहा जा सकता कि किसी भी देश की भक्ति के लिए सवाल पूछा जाए कि देशभक्ति होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जिस देश में रहने वाला नागरिक, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी संप्रदाय का, अगर मिट्टी से प्यार करने वाला, देश की माटी से प्यार करने वाला ना हो तो देश की बुनियादें हिल जाती है। मैं समझता हूँ ये सही सवाल नहीं है। दूसरा, जहाँ तक इस्लाम और मदरसों का सवाल है, जहाँ तक इस्लाम को मैंने जितना समझा और पढ़ा है उसमें कई बार विद्वानों ने कुरान में इस बात का जिक्र किया है कि वज़ू इबादत से पहले, नमाज से पहले वज़ू के लिए कहीं पानी ना मिले तो उस देश की मिट्टी से आप वज़ू कर सकते हैं। मैं समझता हूँ इससे बड़ा देशभक्ति का और दूसरा कोई सार्थकता नहीं हो सकती। जहाँ तक मदरसों का सवाल है, मदरसों में दीनी शिक्षा के साथ साथ मजहबी शिक्षा के साथ साथ जिस तरीके से देशभक्ति का पाठ और आधुनिक शिक्षा दोनों को मर्ज किया जाना स्वागत योग्य है। इसके लिए कोई नकारात्मकता नहीं हो सकती। साथ ही साथ जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है, जहाँ तक मुख्यमंत्री जी का सवाल है, इनको अगर मदरसों में देशभक्ति के साथ लिया जाए, मेरे देश का प्रधानमंत्री, मेरे देश का मुख्यमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री, मेरे देश का राष्ट्रपति, मेरे देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अगर इनका जिक्र किया जाए, महात्मा गांधी का जिक्र किया जाए तो स्वागत योग्य है। इसमें भी कहीं किसी प्रकार का गुरेज नहीं हो सकता है। पर वो लोग जो मदरसों में जिस तरीके की भाषा, जिस तरीके के आतंकवाद पैदा होता था मदरसों में। सर बजर अप हो गया है, आगे आपके पास बहुत टाइम होगा, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि ये सवाल ही गलत है तो फिर मुझे वो वाक़या याद आता है जब बंगाल में मदरसा में वंदे मातरम और जनगण मना एक मौलवी साहब पढ़ाते हैं तो उनकी जमकर वहाँ धुनाई और पिटाई कर दी जाती है। और इसीलिए फिर ये सवाल बहुत बुनियादी हो जाता है कि मदरसों में इस तरीके से देशभक्ति या देश से जुड़ी चीज़ें आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। अब मैं आपके पास आऊँगी, पटवारी साहब मैं आऊँगी आपके पास। पहले मैं वो 1.5 मिनट वाला जो मेरा बजर राउंड है उसको क्लियर कर देती हूँ, कंप्लीट कर देती हूँ। मौलाना अब्दुल रहमान आबिद साहब, आपको क्या लगता है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, बुनियादी तौर पर रूबिका जी, मेरी तलक ये बात नहीं आई कि तमाम टीवी चैनल्स जो हैं मुसलमानों के मामलात पर नेगेटिव ही डिबेट क्यों करते हैं, पॉजिटिव क्यों नहीं करते। मुसलमानों की तालीम पर डिबेट क्यों नहीं होती, उनके स्वास्थ्य पर डिबेट क्यों नहीं होती,
मुसलमानों के रोज़गार पर डिबेट क्यों नहीं होती, मुसलमानों के मोहल्लों में सुधार पर डिबेट क्यों नहीं होती। डिबेट होती है तो इस तरह के मुद्दों पर होती है, लेकिन बहरहाल ये अख्तियार आपका है कि आपने एक इशू को मुंतखब किया। मैं उसकी तरफ आता हूँ। देखिए, मैं एक सवाल ये करना चाहता हूँ, जिन लोगों ने भी ये सवाल उठाया है, क्या इससे पहले वो ये कहना चाहते हैं कि इससे पहले मदरसों में देशभक्ति की तालीम नहीं होती थी? क्या इससे पहले इन मदरसों ने देश की सेवा में जंग आज़ादी से लेकर के दूसरे मसाइल में देश के लिए काम नहीं किया? क्या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सहारवी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना इसहाक संभली, ये तमाम मेंबरान पार्लियामेंट और वज़ीर बिन में से कुछ लोग हुए, मैं पूछना चाहता हूँ, ये सब लोग मदरसों के ही तो प्रोडक्ट थे। इनके अलावा और भी बहुत सारे लोग। देखिए, बुनियादी चीज़ क्या है, असल में ये एक मानसिकता है। समाज में हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सत्ता के पीछे कासाए गदाई लेकर के मांगने खाने का उनका कारोबार होता है कि सत्ता में जो लोग बैठे हुए होते हैं उनकी जो है खुशामद करके किसी तरह से उनसे अपना मौका परस्ती से अपने मफादात को हासिल करना। ये मेरे ख्याल से ठीक है। ये जो नाम सर आपने गिनाए हैं, ये बरसों बरस पुराने नाम हैं। मैं ये कह रही हूँ कि मदरसे तो बड़े टाइम से चले आ रहे हैं। हाल ही के दिनों में ऐसा कोई नाम मदरसों से निकला हुआ क्यों नहीं दिखाई देता है? क्या वजह है कि अगर लोगों के बीच में मदरसों को लेकर ऐसी इमेज बनी है तो बन क्यों गई है? ये मेरा एक बहुत वाजिब सवाल है। सर बजर अप हो गया, आपकी आवाज़ नहीं आ पाएगी। राजा राम मोहन रॉय सर, वो भी वहीं से मदरसे से ही निकले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग नहीं निकले हैं, लेकिन वो इमेज क्यों बन गई है, उस पर मैं बात कर रही हूँ। लेकिन आप सैयद इमादुद्दीन साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। मुझे दोनों सवाल का जवाब आप 1.5 मिनट में देने की कोशिश कीजिएगा, वरना तो हमारे पास टाइम पड़ा हुआ है। सवाल ये है कि आइडिया तो अच्छा था, लेकिन इस्लाम और आप अपने वतन से मोहब्बत करें, ये तो दोनों वो एक ही सिक्के के पहलू है। ये तो आप भी जानते हैं, फिर पढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? और फिर इसमें ये तीसरा पहलू क्यों कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, फिर उसके अंदर आप शिवराज सिंह चौहान भी लेकर इसकी क्या जरूरत पड़ गई? वतन परस्ती का इससे क्या मतलब है? पहले तो आप अपने सवाल को, मौलाना साहब को चाहूँगा कि आप मौलाना हैं तो आप अपने सवाल को दुरुस्त कीजिए। वतन परस्त, देशभक्ति नहीं कहा मैंने कहा वतन से मोहब्बत। देशभक्ति व भक्ति व परस्तिश सिर्फ इस्लाम के मानने वाले अल्लाह ताला की करते हैं। हम वतन से मोहब्बत करते हैं, और वतन से मोहब्बत का जज्बा जो है वो आज हमारे बच्चों को इसलिए ज़रूरत पड़ रही है कि ऐसा नहीं है कि हमारे मदरसों में वतन पर से मोहब्बत की तालीम नहीं पढ़ाई जाती थी, लेकिन जैसा कि आपने कहा राजा राम मोहन राय, मौलाना, मैं आपको एक नाम और बता देता हूँ। आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री जो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वो भी मदरसों से उनकी बुनियादी तालीम हुई है। तो जब ऐसे लोग पहले निकलते थे, बीच में क्या वजूहात रही? इस्लाम का इतना जो खूबसूरत पहलू है वतन से मोहब्बत का, और वही वतन से मोहब्बत करने वाले लोगों के ऊपर दूसरे आरोप और दूसरी तरह की बातें हो रही है। और हमने ये जो भी किया है ये सब पॉजिटिव एटीट्यूड से किया है, और इसके पीछे कोई सियासत या कोई राजनीति नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे मदरसों में हुब्बुल वतनी की तालीम बाकायदा लें। उनकी ड्यूटीज़ क्या है, उनकी अपने घर में ड्यूटीज़ क्या है, अपने मोहल्ले में क्या है, अपने शहर में क्या है, अपने प्रदेश में क्या है। ठीक है, यहाँ पर आपने एक और चीज़ क्लियर कर दी है कि वतन से मोहब्बत है, वतन परस्ती नहीं है। ये चीज़ भी बहुत क्लियर हो जाना ज़रूरी है। ठीक है, डॉक्टर संबित पात्रा, मैं आपके पास आऊँ उससे पहले नाइश हसन को इसमें ले आना चाहूँगी। नाइश हसन, आपको क्या लगता है कि अभी जो बात इमादुद्दीन साहब कह रहे थे, ये इससे पहले मदरसों में नहीं हुआ करती होगी? देखिए, जहाँ तक हुब्बुल वतनी का ताल्लुक़ है, हाँ, मैंने भी बचपन में मदरसे में जाके अरबी उर्दू सीखा है। तो हुब्बुल वतनी उसका एक पार्ट होता था जिसको स्पेशली फोकस्ड तरीके से नहीं दिया जाता था कि अब आप देशभक्ति सीखिए, देश प्रेम सीखिए।
ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं समझती हूँ कि देशभक्ति या देश प्रेम जो भी आप कहें, उसको फोकस तरीके से सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही मदरसों के लिए, ना ही मेन स्ट्रीम स्कूल के लिए, ना ही सरस्वती शिशु मंदिर के लिए, ना ही मिशनरी स्कूल के लिए। वो साथ साथ डेवलप होती है। वो ऐसी चीज़ नहीं है आप किसी को मार ठोक के सिखा देंगे तुम देशभक्त बन जाओ। मुझे लगता है इस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। हाँ, हमारा मिला जुला कोर्स होता है जिसके साथ अपने देश, अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपना देश की आज़ादी सब कुछ सीखते चलते हैं। लेकिन ख़ासकर क्या मदरसों में ऐसा तो हमने कभी नहीं कोई स्टडी पढ़ी कि मदरसे के बच्चे सब देशद्रोही हैं। ऐसी स्टडी कोई नहीं आई अभी तक। तो मुझे लगता है ये फोकस थोड़ा ठीक नहीं है और सभी के लिए जितनी ज़रूरत है उतनी देशभक्ति ज़रूरी है। मेरा बस इतना मानना है। और 4% बच्चे हमारे खाली मदरसे में जाते हैं, खाली पूरी ताकत हम उन्हीं में क्यों खर्च कर रहे हैं? ये एक सियासत होती है। मेन स्ट्रीम जो 96% बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको हम कभी नहीं ये सब करते। पूरी सियासत हम मदरसों में क्यों करते हैं? ये हिंदू भी कर रहे हैं, मुसलमान भी कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी भी कर रही है। मैं इसको अच्छा नहीं मानती। मतलब मदरसे से निकलने वाले वो 4% ही लोग हैं, लेकिन आप जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल चली जाइए, नाइश आप भी जानती हैं, हम भी बहुत सारी खबरों को देखते, समझते और पढ़ते हैं। उसमें अक्सर ये होता है कि रेडिकल इस्लाम कहीं ना कहीं मरकज़ में होता है, सेंटर में होता है, इसीलिए कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा उठाकर सियासत भी हो जाती है। मैं नाइश आपके पास आऊँगी, लेकिन डॉक्टर पात्रा, वाकई मतलब देशभक्ति या देश से मोहब्बत एक कोर्स हो जाएगा, ये तो किसी ने नहीं सोचा था। मतलब ऐसी कोई किताब आ जाएगी, ऐसा कोई कोर्स होगा, कभी नहीं सोचा था ये। देखिए, आप भी ये बहुत अजीब लग रहा होगा कि देशभक्ति एक कोर्स कैसे हो सकता है। आज आप कनॉट प्लेस में जाएंगी, हिंदुस्तान के भिन्न भाग में जाएंगी तो बहुत बड़ा झंडा देश का फहरता हुआ दिखेगा। हमने कभी नहीं सोचा था कि इतने बड़े बड़े झंडे भी देश में फहराए जाएंगे। आज आप यूरोप या अमेरिका जाएंगी, खास करके अमेरिका जाएंगी, तो आप पाएंगे कि प्रत्येक स्कूल में पेट्रियोटिज्म पढ़ाया जाता है। हर मॉल में, हर सिनेमा हॉल में, जहाँ भी आप वहाँ पर्यटन के लिए जाएंगे, वहाँ वो अपने देश के जो राष्ट्रगान को गाते हैं, बड़े सम्मान के साथ गाते हैं आरंभ होने से पहले। हर बिल्डिंग के ऊपर अमेरिका का फ्लैग फहराया जाता है बड़े सम्मान के साथ। तो ये नहीं है कि अमेरिका में देशभक्ति नहीं है, इसकी आवश्यकता है। कहीं ना कहीं नागरिकों को बांध के रखने के लिए, एक रखने के लिए ये सब आवश्यक समय के साथ पड़ती रहती है और ये एक वेलकम मूव, एक अच्छी चीज़ सिखाई जाएगी। यहाँ बड़ा विषय है कि मदरसा को लेकर एक परसेप्शन बना था, वो सही था या गलत था ये हम विवेचना करेंगे, मगर उस परसेप्शन को तोड़कर एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटी की ओर बढ़ना ये अनिवार्य है। दूसरी बात है रेगुलराइजेशन ऑफ मदरसा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, यहाँ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के विषय में हमने बात किया, जो कि पहले शिक्षा मंत्री रहे हिंदुस्तान के। उन्होंने पुरजोर कोशिश की थी कि ऑल इंडिया मदरसा बोर्ड बने उनके रहते हुए शिक्षा मंत्री, मगर यह संभव नहीं हो पाया। जो मुस्लिम क्लेरिक्स थे उस समय, उन्होंने बहुत अपोज किया कि रेगुलराइजेशन ऑफ मदरसा वो नहीं हो सका, एक मदरसा बोर्ड नहीं बन सका। तो कहीं ना कहीं सरकार की भी ये कोशिश रहती है कि मॉडर्न एजुकेशन मदरसा में इम्पार्ट हो, जिससे कि जो बच्चे वहां से निकले वो मेन स्ट्रीमिंग उनकी हो। और वो नाइश हसन जो कह रही है कि सबका सब फोकस जो है ये 4% पर क्यों, उसका जवाब डॉक्टर पात्रा मुझे लगता है आपको देना चाहिए। लेकिन मौलाना सुहेब कासमी साहब, मैं अब आपको डिबेट में इन्वॉल्व करना चाहूँगी। 1.5 मिनट आपके पास है। इस पूरे मसले को लेकर आप क्या सोच रखते हैं? देखिए, ये बड़ा एक अच्छा कदम है, क्योंकि हिंदुस्तान की आज़ादी के अंदर 100 साल जो आज़ादी के थे, 1857 से लेकर 1947 तक मदरसों का बहुत बड़ा रोल रहा। और जो मदरसे कायम किए गए थे उनका मकसद भी राष्ट्रवाद और देश के लिए मर मिटना, देश के लिए काम आना और देश को समझना और राष्ट्रीयता क्या है उसको समझाना था। जब अंग्रेज़ों ने उलमा इकराम को शहीद कर दिया बड़ी तादाद में, तो ये मदरसे जगह जगह खोले गए थे। मगर अफसोस और शर्म की बात यह है कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक इन मदरसों के साथ जो नाइंसाफियां हुई, कांग्रेसी नेताओं ने इन मदरसों को कांग्रेसी कार्यकर्ता पैदा करने का अड्डा बना दिया और इन मदरसों के बच्चों को सिर्फ और सिर्फ एक तालीम तक महदूद कर दिया। इसी वजह से कोई भी आदमी कांग्रेस का डिबेट में जब आता है वो बात करता है सिर्फ आज़ादी से पहले की। मैं पूछना ये चाहता हूं, आज़ादी के बाद आपने क्या किया इस मुल्क के अंदर? अगर ये मदरसे के बच्चों को
आज़ादी के बाद से अब तक देश के बारे में बताते, देश के बारे में समझाते, तो इनके जो हीरो हैं वो दूसरे होते। आज ये जिनको अपने हीरो मान रहे हैं, ओवैसी जैसे लोगों को या देशद्रोहियों को जो राष्ट्र के लिए नुकसानदेह हैं, उनको अपना आइडियल मान रहे हैं। अगर मदरसों के अंदर अच्छी शिक्षा दी जाती राष्ट्रवाद की, तो ये आज देश के अच्छे लोगों को जिन्होंने देश के लिए काम किया है उनको अपना आइडियल मानते। और मैं मानता हूं ये एक अच्छा कदम है। सर बजर अप हो गया, लेकिन आप मानते हैं ये बहुत अच्छा कदम है? आज़ादी से पहले तक तो बहुत कुछ हुआ, आज़ादी के बाद कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई और वहां पर कांग्रेस से मोहब्बत करने वाले ज्यादा नजर आते हैं और देश से मोहब्बत करने वाले कम आते हैं। जीतू पटवारी इसका जवाब दे दीजिए, अब डिबेट ओपन टू ऑल है। दो बातें बहुत अच्छी है। मैं ये जनाब जो भी थे, मैं इनके जवाब देना भी उचित नहीं समझता हूँ। एक पर शुरू में मौलाना साहब ने जो बातें कही थी वो 2-3 अच्छी थी कि टीवी पे जो डिबेट चलती है वो मुसलमानों के कंट्रोवर्सी वाले विषयों पे क्यों चलती है, इनके रोजगार पे क्यों नहीं चलती है, इनकी शिक्षा पे क्यों नहीं चलती है, इनका जीवन स्तर ऊंचा हो इस पे क्यों नहीं चलती है, या महिलाओं की शिक्षा पर जोर हो इस पे क्यों नहीं चलती है। तो सर ये मदरसों में कौन पढ़ रहे हैं? कोई एलियन थोड़ी पढ़ रहे हैं, मुसलमान ही पढ़ रहे हैं सर। आधुनिक शिक्षा, ये उन्हीं की तो शिक्षा है ना। आधुनिक शिक्षा से मदरसों को कितनी जल्दी और कितना अच्छे से जोड़ा जाए, इस पे डिबेट क्यों नहीं चलती है। मेरा निवेदन सकारात्मकता है, मैं नकारात्मकता नेगेटिव डिबेट में करना नहीं चाहता। जो बुनियाद है ये है कि जिस तरीके से जो बुनियाद है आप उससे क्यों भटकाना चाहते हैं? जिस तरीके से अभी मौलाना साहब ने कहा है कि मदरसों के आइडियल हीरो कौन थे, मैं समझता हूँ वो जो शिक्षा देने, मैं ये पूछना चाहता हूँ जो बुनियाद है उनके आइडियल तो अगर आज मदरसों के बच्चों को राष्ट्रवाद की तालीम दी गई होती तो मदरसों पर ये इल्जाम नहीं लगता कि वो आतंकवाद के अड्डे हैं। वैलिड पॉइंट है। जब आतंकवादी घटनाएं होती हैं मदरसों के फतवे क्यों नहीं जारी होते हैं आतंकवाद के खिलाफ? ठीक है, एक सेकंड, नाइश जवाब देंगे। जैसा आतंकवाद के खिलाफ फतवा आप जारी क्यों नहीं करते हैं? एक मिनट, संवित पात्रा ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि किसी भी देश में जो कांग्रेस में मदरसों को कांग्रेसी कार्यकर्ता पैदा करने का अड्डा बना रखा है। स्कूल अवेलेबल ही थे, इसलिए लाखों बच्चे मदरसों में उनकी राष्ट्रीयता के ऊपर कोरा छाता जा रहा है, उस कोरे को हटाना है, इसलिए ये अभियान जरूरी है। हाँ ठीक है, कासमी साहब आवाज आपकी आ गई है, एक एक करके बोलेंगे तो लोगों को समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। हाँ ठीक है, पटवारी जी 20 सेकंड में अपनी बात खत्म कीजिए। मेरी बात पूरी नहीं हुई। यस, मेरा ये कहना है कि अभी संविद ने जो बातें कही, उन्होंने कहा कि देशभक्ति का पाठ, देशभक्ति के भाव समय समय पर, वो चाहे राष्ट्रगान हो, चाहे देश का झंडा हो, चाहे देश के प्रति आज़ादी का दिवस हम मनाते हर वर्ष वो हो, या और ऐसे काम जो देशभक्ति के लिए नए बच्चों में, पैदा होने वाले बच्चों में देश की आज़ादी के बाद समय समय पर हमेशा चलते आए हैं और चलते रहना चाहिए और ताकत से चलना चाहिए। मैं समझता हूँ ये सकारात्मकता है। अब इसको आप आदरणीय काजमी साहब भारतीय जनता पार्टी से किसी पोस्ट लेने की ज़्यादा इच्छा होगी इनकी, इस तरीके से नेगेटिविटी बात करके अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा वो बताना है तो आप बताएं, आपका विवेक है। पर सवाल ये है कि टेलीविजन पर जो डिबेट होती है क्यों नहीं होती? अगर आप काम करते मदरसों के अंदर, आप काम करते मदरसों को सही राह पे अगर आप ले आते, उनका मिसयूज नहीं करते, तो आज जरूरत ही नहीं पैदा होती इस चीज की। एक वैलिड पॉइंट है जीतू पटवारी, इसका जवाब तो आपको देना होगा। इसका जवाब कासमी साहब, सिर्फ कासमी साहब नहीं है, बहुत सारे मेरे ऐसे दर्शक हैं जो वो #TT के सवाल पर लिख रहे हैं, उसमें से निखिल है वो ये लिख रहे हैं कि सर मदरसों को वोट बैंक के तौर पर यहाँ पर मैं इंटर करना चाहूंगा। जीतू जी अब मैं 1 सेकंड रुक जाइए, मैं मुझे नाइट शासन के पास जाना है, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा, आपके पास नहीं रूबिका जी यहाँ पर मैं अब्दुल रहमान आबिद बोल रहा हूँ। रूबिका जी मैं यहाँ पर जो है बीच में इंटर करना चाहूंगा। हाँ बताइए। देखिए सोहेब साहब जो बात कह रहे हैं मुझे उस पर सख्त आपत्ति है, क्योंकि इनकी बात से ये बात बिल्कुल क्लियर ये कह रहे हैं कि मदरसे जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता पैदा करने का अड्डा बन गए हैं। मैं इस बात को हरगिज नहीं मानता। मैं इन्हीं से सवाल करता हूं सोहेब साहब से कि आप 150 मौलवियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो क्या ये मौलवी मदरसों के पैदा किए हुए नहीं हैं?
क्या आप लोग कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं? मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, क्या आप कांग्रेस के वर्कर हैं? इसीलिए देखिए, आप इस हिसाब को वापस लीजिए। इसीलिए हमारे मध्य प्रदेश के अंदर किसी पार्टी के कार्यकर्ता पैदा नहीं करते। मदरसे से पढ़कर निकलने के बाद कोई भी आदमी मध्य प्रदेश के अंदर आज इसीलिए इस्लाह हो रही है। कोई मदरसा ना पाबंदी लगा सकता है, ना उसे यह हक है और ना लगानी चाहिए। लोकतंत्र में यही तो एक सबसे बड़ी चीज लगाते हैं। आप आतंकवाद के खिलाफ अगर आप मदरसों के बच्चों को अगर आप आतंकवाद की अच्छी शिक्षा देते तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता आपको। आपकी अपनी अपनी पसंद होगी पार्टियों को लेकर, आप अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता बन जाएं, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आज की तारीख में और जो बहुत जनरल और कॉमन सवाल है वो ये है कि साहब मदरसों को लेकर देश में एक पर्टिकुलर इमेज बन क्यों गई है। मैं पड़ोसी मुल्क की ही बात कर लेती हूँ सर। मेरे पास जो आंकड़ा है 1947 में 300 मदरसे थे पाकिस्तान में, 2017 में 35,000 मदरसे हो गए और वहीं पर आतंकवाद, रेडिकल इस्लाम लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मेरे पास अजीत पुरोहित का एक सवाल आया जबलपुर से। अजीत पुरोहित ये पूछ रहे हैं कि मजहबों पर सांप्रदायिक सोच का ठप्पा लगता है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए सर जिम्मेदार कौन है?